सभी को नमस्कार साथियों। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों की जो है भर्ती शुरू हो गई, जिसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया था, लेकिन उसका पूरा विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। उसमें बस ये बताया गया था कि कब से फॉर्म भराए जाएंगे और पेपर की डेट बताई गई थी और परीक्षा शुल्क बताई गई थी और पेपर कब होगा, किन किन पालियों में होगा और थोड़ा बहुत निर्देश बताए गए थे। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी, पूरी रूल बुक की विश्लेषण कि कैसे कैसे आरक्षण मिला है और किन किन लोगों को आरक्षण मिला है। और संविदा वालों का क्या है, संविदा वालों को 20% आरक्षण मिला है तो उनके लिए क्या योजना रहेगी, कितनी पोस्ट आई हैं, किस किस ट्रेड में कितनी पोस्ट आई हैं और क्या क्या उनके लिए क्वालिफिकेशन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण के लिए जैसा कि आप इस पूरी स्क्रीन में देख रहे हैं कि आरक्षण के लिए रोस्टर प्रणाली जारी की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20% तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। बात करें अगर महिलाओं के आरक्षण की तो 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सभी पदों में व्यवसायों में 10% पद समस्तर एवं प्रभागवार हॉरिजेंटल कंपार्टमेंट वाइज आरक्षित रहेंगे। निःशक्त जनों के आरक्षण की अगर बात की जाए तो दृष्टिबाधितों के लिए 1.5% और कम सुनाई देने वालों के लिए भी 1.5% का आरक्षण और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए भी 1.5% का आरक्षण। ऐसे ही जो भी हमारे साथी निःशक्त जन हैं उनके लिए 1.5% का आरक्षण जो सभी डिसेबिलिटी है सभी प्रभागों में दी गई है। अगर बात करें कि जैसे हमारे यहाँ इस आईटीआई के एग्ज़ाम में जो भी प्रशिक्षण अधिकारियों की परीक्षा होने वाली है उसमें 3 तरह के आपके जो भी स्टूडेंट हैं वो भाग ले सकते हैं। आईटीआई डिप्लोमा होल्डर और डिप्लोमा एवं पॉलिटेक्निक होल्डर तथा इंजीनियरिंग के भी जो भी प्रशिक्षणार्थी हैं वो भी स्टूडेंट हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो उनके लिए क्या आरक्षण की व्यवस्था की गई है इस बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। प्रशिक्षण अधिकारी पद के सरल क्रमांक 1 से लेकर 9 तक एवं क्रमांक 11 से लेकर 19 तक के प्रत्येक व्यवसाय के कुल पदों में से 50% इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। यदि किसी व्यवसाय में कुल पदों में से 50% या अधिक डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं तो फिर 50% की सीमा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अर्थात मेरिट के आधार पर डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार 50% से अधिक चयनित हो सकते हैं। जिस व्यवसाय में 50% से कम डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार चयनित होंगे उनमें शेष चयनित डिग्री डिप्लोमा को छोड़कर डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाए कर वर्टिकल हॉरिजेंटल आरक्षण की सीमा को ध्यान में रखते हुए डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, भले ही डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार व्यवसाय की मेरिट सूची में गैर डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के से नीचे हों। सीधी सी बात यह है कि अगर 50% से अधिक डिग्री डिप्लोमाधारी मिल जाते हैं तो अच्छी बात है और अगर नहीं मिलते हैं तो उनको नीचे से उठाया जाएगा और हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल जो आरक्षण होता है उसकी सीमा को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन गौर करने वाली यह है कि 50% डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की संख्या किसी व्यवसाय के कुल पदों पर सुनिश्चित की जाएगी। उदाहरण स्वरूप प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के विज्ञप्ति कुल पदों की संख्या 25 है, जिसमें अनुसूचित जाति के 4, अनुसूचित जनजाति के 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के 6, अनारक्षित के 8 तथा आर्थिक रूप से कमजोर के 2 उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। यदि चयन हो तो आयोजित परीक्षा में मेरिट के आधार पर इन 25 में से किसी भी संवर्ग के 13 डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे ओबीसी के 5 एवं अनारक्षित संवर्ग के 8 उम्मीदवार डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार हो जाते हैं, तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संवर्ग में के क्रमशः 4 एवं 5 पदों पर डिग्री डिप्लोमाधारियों का आरक्षण लागू नहीं होगा। लेकिन यदि किसी व्यवसाय में एक पद विज्ञापित है तो वह डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों से ही भरा जा सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने फरवरी 2019 में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति देने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु नीति निर्देश बनाए हैं।
इनमें क्या निर्देश दिए गए हैं वो हम आपको बताते हैं। इनमें क्या किया गया है कि विभिन्न भर्तियों में जो भी मध्य प्रदेश में होने वाली हैं उसमें 20% संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आरक्षण दिया गया है। लेकिन ये आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आपकी संविदा की नियुक्ति 5 साल की पूरी हो चुकी हो। मतलब अगर आपकी संविदा की नियुक्ति बीच में ब्रेक भी रही हो तो पूरी गणना करने पर वह 5 साल की होनी जरूरी है। वेतनमान की अगर बात की जाए तो 7वें वेतनमान के लेवल 8 के अंतर्गत 32,800 रुपये बेसिक प्रतिमाह की एवं स्वीकृत महंगाई भत्तों की दर से आपको वेतन मिलेगा। अब इसमें वेतनमान में कमलनाथ सरकार के द्वारा जो नियम लागू किया गया था 70%, 80%, 90%, फिर चौथे साल जाके आपको 100% वेतन मिलेगा, तो वो नियम भी इस भर्ती में लागू होगा। क्योंकि कमलनाथ सरकार ने 2019 में ही ये नियम लागू किया था, 2018 में ही ये नियम लागू किया गया था, जिसको अभी तक हटाया नहीं गया है। इसलिए आपको वेतनमान जो भी मिलेगा उसमें पहले साल 70% उसका, फिर अगले साल 80, फिर 90, ऐसे ऐसे करके चौथे साल आपको पूरा वेतन मिलेगा। आवेदन शुल्क की बात तो हमने पिछले वीडियो में आपसे करी ही थी कि किसको कितना आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं कि आयु सीमा के बारे में कि कितनी आयु सीमा है। तो खुली प्रतियोगिता मतलब ओपन भर्ती के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष तथा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह के लिए 18 से 45 वर्ष। इसमें 5 वर्ष की छूट भी मिलेगी। कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए भी सरकार ने कोरोना का जो भी समय है जिसमें भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी उनके लिए उस समय के लिए भी छूट दी गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी 2-3 साल भर्तियां आयोजित नहीं हुई हैं तो वो 2-3 साल की छूट आप सभी को प्रदान की जाएगी अलग से। रिटायरमेंट की बात की जाए तो 62 साल में आप रिटायर होंगे। चयन होने के बाद जितने भी हमारे सेलेक्ट होने वाले प्रशिक्षणार्थी हैं, जो भी सेलेक्ट होंगे, मतलब जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, वो सब 62 साल बाद रिटायर होंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि ये फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं या तो भर्ती में सम्मिलित होने का सोच रहे हैं, वो सभी एक बार जो रूल बुक है ना उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रूल बुक की लिंक दी गई हुई है, वहाँ से रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं या जो व्यापम की वेबसाइट है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई हैं और जितने भी चीज़ें मांगी गई हैं कि ये होना आपके पास अनिवार्य होना चाहिए, वो सभी अगर आपके पास फुलफ़िल हैं तभी फॉर्म भरें। अन्यथा आप अगर मेरिट में आ भी जाते हैं तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वेरिफिकेशन जब भी होगा तो वो आपको क्या करेंगे कि बाहर कर देंगे। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे फॉर्म भराने की डेट से लेकर या फॉर्म के अंतिम डेट तक ही मतलब आगे पास सारे डॉक्यूमेंट आ ही जाने चाहिए कि मतलब कैसे भी करके आप बनवा लो, नहीं तो अगर उसके बाद का बनवाते हो तो फिर आपको वो माने नहीं करेंगे। अब ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, विकलांगता का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, संविदा कर्मचारी है तो 5 वर्ष की संविदा अवधि का प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS का प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी किए हुए ही मान्य होंगे। मतलब सीधा सीधा लिखा है कि अंतिम तिथि तक, मतलब आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वहीं तक जो जारी की होगी वो मान्य होंगी। सबसे बड़ी बात, जो ये भर्ती आयोजित की जा रही है वो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयोजित की जा रही है। मतलब अगर मध्य प्रदेश का कोई बाहरी आदमी मध्य प्रदेश से बाहर का चाहे तो वो आवेदन नहीं कर सकता है। आवेदन कर भी देगा ना तो उसको फिर वेरिफिकेशन में क्या करेंगे कि उसको कैंसिल कर देंगे, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अच्छा, बहुत सारे जो भी इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं उन सब के लिए बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, मेनी ऑप्शन रहेंगे कि कई ट्रेडों में वो भर सकते हैं। तो उनके लिए सबके लिए जो भी पेपर होंगे ना वो अलग अलग होंगे, अलग अलग ट्रेड का अलग अलग पेपर होगा, जिसके लिए समय सारणी जो होगी वो अलग अलग रहेगी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपके 3 बच्चे हैं, तीसरी मतलब 3 संतानें हैं और वो जो तीसरी संतान है वो 2001 के बाद अगर पैदा हुई है तो उसके लिए भी इस भर्ती में वो क्या होते हैं, उनके फॉर्म जो है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। और यदि आपके कोई मामले लंबित हैं न्यायालय में तब भी आपके फॉर्म क्या होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। मतलब जब भी वेरिफिकेशन होगा मेरिट में आने के बाद तब भी। चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा और कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। सिलेबस की अगर बात की जाए तो जो आपका पेपर होने वाला है वो 100 नंबर का होगा, जिसमें आपके ट्रेड से संबंधित 75 क्वेश्चन तथा जो 25 क्वेश्चन होंगे वो
सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होंगे। जो 25 क्वेश्चन होंगे वो सामान्य विज्ञान एवं सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान तथा बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। मतलब आपको 75 नंबर की ट्रेड थ्योरी पढ़नी है। मतलब जो भी जिस आप ट्रेड के लिए भरेंगे उसके लिए 75 नंबर का ट्रेड थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ज़्यादातर सूटेबल है कि अगर आप ITI की बुक को उठा के पढ़ ले तो उसी से ITI को ही पढ़ाने के लिए आएगा, तो उससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और अगर बाकी सामान्य ज्ञान वगैरह MPGK है तो MPGK पढ़ लें, करंट अफेयर है तो ये सब सारी चीज़ें पढ़ लें। और थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं जैसे 2-2, 4-4 नंबर के। जो मेन आपका सबसे बड़ा वो तो 75 नंबर का है, तो वो आएगा थ्योरी से। तो आप थ्योरी की बुक अगर ITI की उठा के पढ़ ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी से आना है, ज़्यादातर उसी से ही आता है। जो भी पिछली परीक्षाएँ हुई हैं उन सब में जितने भी ट्रेनिंग ऑफिसर से बात हुई है मेरी, तो वो वही बताएं कि वो वहीं से आता है। जो सिलेक्शन होने वाला है वो केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसलिए जनरल के भी जितने जनरल एवं OBC वालों को 40% तथा बाकी जो भी कैटेगरी वाले हैं उन सब के लिए 36% नंबर ले आना अनिवार्य है। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो है कि जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे तो आप अपने एडमिट कार्ड में उस परीक्षा केंद्र की सील वगैरह ज़रूर लगवा के लाएंगे। वो बहुत ज़रूरी है, वो वेरिफिकेशन में आपके काम आएगी। और इन्विजिलेटर के सिग्नेचर भी। अगर पदों की बात की जाए तो कुल 305 पद हैं, जिसमें 244 पद सीधी भर्ती के लिए हैं तथा 61 पद संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं सीधी भर्ती में कितने पद आपको मिलते हैं। सीधी भर्ती की अगर बात की जाए तो प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 20 पद, प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक के 40 पद, RAC के 11 पद, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के 7 पद, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल के 19 पद, इलेक्ट्रीशियन के 48, कंप्यूटर ऑपरेटर के 48, फिटर के 24, प्रशिक्षण अधिकारी गणित ड्राइंग के 24, प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो के 3 पद। ऐसे कुल मिला के 244 पद हो गए। अगर संविदा कर्मचारियों की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 6 पद, डीजल मैकेनिक के 10 पद, RAC के 3 पद, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के 2 पद, DMC के 6 पद, इलेक्ट्रीशियन के 12 पद, कोपा के 12 पद, फिटर के 6 पद, ड्राइंग के 6 पद। इस तरह से 61 पद 20 पद। मतलब इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा कि किस किस पद के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई हैं और किस किस प्रकार के डिग्रीधारी स्टूडेंट जो है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे जो भी हमारे साथी फॉर्म भरने वाले हैं, भर्ती में बैठने वाले हैं, वो सभी भ्रमित ना हो। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।